पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव में 4 विधायकों के सांसद बनने के बाद बिहार में उपचुनाव होने हैं। आज हम बाबा के साथ नहले पे दहला में उपस्थित हैं। बाबा से हम जानेंगे कि विधानसभा की खाली 4 सीटों के उपचुनाव से आखिर क्यों डर रही है एनडीए। हार जीत तय करेगा नीतीश तेजस्वी का रिश्ता। बाबा, जो हमारे नहले पे दहले का सब्जेक्ट है, विषय है कि आखिर उपचुनाव से एनडीए डर क्यों रही है। देखिए, मैं शुभम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले एक रिजल्ट हमारे सामने है और वो रिजल्ट अलग अलग फॉर्मेट में आया है। एक तो लोकसभा का चुनाव, जिसमें एनडीए गठबंधन को 9 सीटों का नुकसान हुआ है। तो वही दूसरा फॉर्मेट जो आया है वो विधानसभा का आया है और इस विधानसभा की सीट पे निर्दलीय की जीत हुई है। तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को, जो अपने आप को इतना मजबूत करता है और नीतीश कुमार की तूती बोलती है कहा जाता है बिहार में, उनके लिए काफी चिंताजनक है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है, मैं बिहार की चर्चा करूंगा, लेकिन लेआउट थोड़ा सा दे दूं कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर इंडिया अलायंस का सफलता प्राप्त करना कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा झटका था। और ये झटका इतना बड़ा था कि बिहार भी इसके साथ साथ शामिल हो गया था। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो 4 सीटों पे चुनाव है और इसमें से 3 सीटें इंडिया गठबंधन की है, तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के लिए निश्चित रूप से एक कड़ी अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में नीतीश कुमार के साथ साथ कई लोगों के भविष्य तय होने हैं और ये भी तय होना है कि आगे होगा क्या। 2020 के चुनाव को आप अच्छी तरह से जानते हैं। 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है। हालांकि बहुत हद तक उन्होंने कोशिश किया है इस लोकसभा के चुनाव में अपने ग्राफ को ठीक करने का। भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष नजर आ रहे हैं, या कहा जाए तो थोड़ा सा उससे ऊपर है, क्योंकि 16 सीट में से 12 जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी 17 में से 12 जीती है। अब बिहार की 4 विधानसभा सीटें तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव तय हो गए हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि यहाँ के विधायक जो हैं वो सांसद बन चुके हैं। इन चारों सीटों के विधायकों ने लोकसभा में जीत दर्ज की है, जो 2020 में जीत करके आए थे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि भोजपुर के तरारी और ये वो क्षेत्र हैं, खास करके सुबह, कि इन्हीं क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा में। आपको याद होगा कि अंतिम चरण में यहाँ चुनाव थे और अंतिम चरण में इन्हीं क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। 8 में से 6 सीटें हार गई थी। विधायक सुधाकर सिंह बक्सर के रामगढ़ से सांसद बन गए हैं, तो वहीं आरा लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं सुदामा प्रसाद, जो कि तरारी से विधायक थे। बेलागंज से विधायक थे आरजेडी के सुरेंद्र यादव, जो जहानाबाद के सांसद बन गए हैं। तो वहीं जीतन राम मांझी इमामगंज से जीते थे, जो एकमात्र एनडीए के कैंडिडेट हैं जो जीत करके गए हैं सांसद। तो इनकी सीट खाली हुई है। सीटों को अगर लेकर के रखा जाए तो इसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। पहले तो इसमें बहुत झमेला था, लेकिन थोड़ी सी अगर तकरार की बात करें तो होने के बाद ये तय माना जा रहा है कि इन 4 खाली सीटों में एनडीए के तरफ से इसमें तय होगा। एक सीट पर जेडीयू, एक सीट पर तो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी रहेगी और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि साख तो पूरे एनडीए का फंसा हुआ है, क्योंकि 4 जो मुख्य दल हैं वो इसमें चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे और ये तब होगा जब वो लोकसभा के चुनाव में यहाँ किस्मत आजमा चुके हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एनडीए में तो सहमति बन गई है। हालांकि सहमति तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भी बन गई है, लेकिन जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव के बाद, और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से एनडीए सहमा हुआ है, वो काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार को जिस एनडीए ने अपना नेता चुना है और 2025 के लिए अपना मुखिया बना करके उनको पोस्टर बॉय बना रहे हैं, उस नीतीश कुमार का इस उपचुनाव में प्रदर्शन कैसा रहेगा, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। उपचुनाव की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के मसले पर एक
जहां एनडीए में सहमति बन गई है, वहीं इंडिया अलायंस में भी बहुत कुछ नहीं है। हमने कुछ दिन पहले ही खबर किया था, जिन खबरों में हमने बताया था कि यहाँ पर ज्यादा चांस यही है कि परिवार के लोग ही लड़ेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल की दोनों सीटें हों या फिर अन्य सीटें। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय है कि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, एनडीए गठबंधन थोड़ा एक स्टेप ऊपर जरूर है, लेकिन तेजस्वी यादव इस उपचुनाव में अपनी ताकत झोंक देंगे। क्योंकि एक तरफ जहां रामगढ़ की बात करें तो वहां जगतानंद सिंह और सुधाकर सिंह दोनों पिता पुत्र हैं और दोनों ही राजद के कद्दावर नेता हैं। लालू प्रसाद के साथ, उनके परिवार के साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि यहाँ की लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई होने वाली है। हालांकि आपको याद होगा, हमने एक खबर किया था जिसमें हमने बताया था कि अगर इसमें राजनाथ सिंह, माफ कीजिएगा, जो सुधाकर सिंह है, सुधाकर सिंह के चचेरे भाई अमर दयाल सिंह भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने लोकसभा में ज्वाइन किया है। तो यहाँ एक मामला फंस सकता है और मामला फंसेगा तो निश्चित रूप से यहाँ के लड़ाई में एक दिलचस्प मोड़ आने की संभावना बन रही है। वहीं अगर बात करें तो बेलागंज में सुरेंद्र यादव कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल करेंगे और वो भी अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव मैदान में उतारेंगे। इन सारी परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो एक बात तो साफ नजर आ रही है कि अगर नीतीश कुमार इस चुनाव की 4 सीटों में 3 सीटें जो एनडीए से बाहर है उसको लाने में सफल हो गए, तब तो उनके चयन पर कोई सवाल नहीं होगा और 2025 में बहुत ही आराम से नीतीश कुमार को नेता मान करके जो लोग चल रहे हैं वो नेता मानते रहेंगे। लेकिन अगर इस चुनाव परिणाम में किसी तरह का कोई ऊंच नीच हुआ तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर तो खतरा है ही, इसके साथ साथ नीतीश कुमार के एनडीए में टिके रहने पर भी संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि 2025 का चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभावित है कि वो उनके जीवन का अंतिम चुनाव हो सकता है जिसमें वो मुख्यमंत्री की भूमिका में एक बार फिर से अपने आप को बिठा सकते हैं। क्योंकि हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार उसके बाद जिस तरह से उनके स्वास्थ्य लग रहे हैं उस तरह से वो एक्टिव राजनीति से शायद अपने आप को दूर कर ले। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार सबसे सेफेस्ट सीट जो होगी, सेफेस्ट गठबंधन होगा, उसकी तरफ ध्यान देंगे और यही उन्होंने 2024 में भी किया है। आपको याद होगा कि वो जिस गठबंधन का हिस्सा बने थे, इंडिया गठबंधन, उस गठबंधन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बहुत ही बेहतर काम कर रहे थे और उन्होंने ही इस इंडिया गठबंधन को उस लायक बनाया कि उसने नरेंद्र मोदी और गैर भाजपाई दलों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया और आज सदन में उसकी गूंज भी दिखाई आपको दे रही होगी। 4 राज्यों का उन्होंने जो एक नेटवर्क बनाया था उसमें अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ी है। खैर, इन सारी बातों के आगे आपको एक बात बता दूं कि आप एक एंगल से तो देख ही लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल हर हाल में नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाना चाहता है। मैंने पहले भी कहा है कि मुंबई में जो अंबानी के बेटे की शादी में इन लोगों की आपसी मीटिंग हुई है, इंडिया गठबंधन के घटक दल के कई नेताओं की, उसमें सबसे पहला सवाल और अंतिम सवाल यही था कि नीतीश कुमार को दोबारा फिर कैसे इंडिया गठबंधन में लाया जा सकता है। तो आप मान के चलिए कि 2025 का चुनाव सामान्य नहीं होने वाला है और ये 4 सीटों का जो चुनाव होगा इसके हार जीत तय करेंगे कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में किस तरह का संबंध और किस तरह का रिश्ता रहेगा। आपसे बातचीत हमारी हो रही थी ऑफ द लाइन शुभम, तो आपने बताया भी था कि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं तेजस्वी यादव, हमला तो नहीं कर रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के वो उतरने वाले हैं मैदान में। और इस मैदान में उतरने को लेकर के एक चीज तो आपको पक्का नजर आ रहा होगा कि जो मुद्दे लेकर के उतर रहे हैं शुभम, वो मुद्दे आपको भी पता होगा किस तरह के मुद्दे हैं। वो कोई लोकल मुद्दे नहीं है, कोई बिहार से जुड़े मुद्दे नहीं है, बल्कि वो केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दे हैं। चाहे वो आरक्षण नहीं देने का मामला हो, जिसको कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात हो, या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो। यानी कि नीतीश कुमार को छोड़ करके वो केंद्र सरकार से लड़ाई लेना चाहते हैं। तो इसके मायने आप समझ सकते हैं कि भीतर खाने में क्या कुछ चल रहा है। और इन 4 सीटों के चुनाव परिणाम निश्चित रूप से ये तय करते हुए मुझे तो नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्तों में एक बार फिर से नरमी आ सकती है या फिर दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं।
बाबा एक प्रश्न होगा कि गया के इमामगंज का जो सीट है जिस पर जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज की थी, तो क्या वह सीट जीतन राम मांझी के कोई परिवार के सदस्य लड़ेंगे या फिर जीतन राम मांझी के पार्टी के कोई नेता लड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि जीतन राम मांझी के परिवार से ही तैयारी चल रही है। जीतन राम मांझी के छोटे पुत्र हैं, उन्हें लड़ाने की तैयारी चल रही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें पेंच यही है कि उनके बहू को भी लड़ाने की तैयारी चल रही है। आपको याद होगा उनकी बहू वही है जो लगातार आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर वो जवाब देती रही हैं। तो निश्चित रूप से परिवार ही चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो तो जीतन राम मांझी का पारंपरिक सीट है और पारंपरिक सीट आपको पता ही है कि कोई छोड़ना थोड़े चाहता है। वही हाल सुरेंद्र यादव की सीट का भी है। बेलागंज से लगातार वो जीतते आ रहे हैं, इस बार भी बेलागंज से सुरेंद्र यादव के परिवार से ही कोई चुनाव मैदान में उतरेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि नीतीश कुमार को नहीं घेर करके केंद्र सरकार को तेजस्वी यादव घेरने के लिए बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। इसके मायने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस चुनाव के कितने मायने हैं, एनडीए के दृष्टि से देखा जाए या फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्तों की दृष्टि से देखा जाए। तो बाबा क्या इस बार परिस्थितियां बदलेंगी? क्योंकि पिछली बार बड़े चेहरे थे, चाहे वो सुधाकर सिंह की बात कर लिया जाए, जीतन राम मांझी की बात कर लिया जाए या फिर सुदामा प्रसाद की बात कर लिया जाए, तो क्या इस बार परिस्थितियां बदलेंगी? अगर दूसरे कैंडिडेट आते हैं तो क्या लड़ाई जो है वह एक तरफा रहेगी या फिर मुकाबला रहेगा? जिन दो सीटों की बात आपने की उनके साथ साथ मैं इसको बेलागंज भी जोड़ दूं, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन प्रतिनिधित्व जो है वो यही तीनों करेंगे। सुधाकर सिंह के भाई उतरते हैं अजीत सिंह, तो सुधाकर सिंह का ही प्रतिनिधित्व रहेगा। बेलागंज में सुरेंद्र यादव के परिवार का कोई उतरता है तो उनका ही प्रतिनिधित्व रहेगा। और इमामगंज में तो आप समझ ही रहे हैं कि उनके परिवार का कोई भी होगा, तो सिंबॉलिक तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी ही रहेंगे। धन्यवाद बाबा। तो नहले पे दहला में बाबा से हमने आज जाना कि जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर एनडीए आखिर क्यों डर रही है, और बाबा ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अभी देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।